लिखिए क्वेश्चन में एक्सप्लेन रूल्स ऑफ RULES रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन rules of image explain rules of image formation in spherical mirror. Explain rules of image formation in spherical mirror. चलिए आंसर में ना आप हेडिंग ले लें, रूल्स से हेडिंग कॉपी करो, रूल्स ऑफ, आंसर की आप हेडिंग बना दीजिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। लिखो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, डैश करके लिखो फॉलोइंग आर, डैश करके आप लिख लें फॉलोइंग आर नंबर 1 पॉइंट वाइज हैं, कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए पहले जरा यहाँ पे सुनेंगे, अभी राइटिंग और ड्राइंग नहीं करना है। 3 रूल्स होते हैं, सिर्फ समझने के लिए पहले देख लें ताकि राइटिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आए। 3 रूल्स के लिए मैंने 3 फिगर्स लिए। बेटा सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, अभी ड्राइंग करवाएंगे बट अभी नहीं। इसे पोल कहेंगे सभी मिररों में। अब पहले कॉनकेव की जरा देखो ध्यान से, बात भनमन मत करो यार, देखो बात नहीं करा करो। जो लाइट रेज पैरेलल आती है एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज फोकस से जाएगी, नो एक्सेप्शन। फर्स्ट रूल, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। सेकंड रूल ये कहता है मिरर में कि जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी सी से, वो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगी। याद ऐसे रखना, सी फॉर सीधा, सी से जाएगा सीधा लौट जाएगा। और थर्ड और लास्ट रूल है इसका, फर्स्ट का अपोजिट, फर्स्ट का अपोजिट। ये क्या है? पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, उल्टा करो, फोकस से जाएगी तो, अब चाहे हम नीचे से एंटर करें चाहे ऊपर से, मेन चीज है फोकस। मान लो फोकस से पास हुई, ये पॉइंट क्या है? फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नीचे से इन करेंगे, मतलब इंसिडेंट करेंगे तो ऊपर। रूल सही समझ में आना चाहिए। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है। इन रूल, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जो इन रूल से बाहर चला जाए मिररों में। पहला क्या? पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। सेकंड रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी रास्ते पर रिफ्लेक्शन के बाद वापस हो जाएगी। लास्ट रूल है कि अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके कैसी हो जाएगी? पैरेलल। अब यही चीज आप जरा कॉन्वेक्स में देखिए, सेम रूल्स में क्या चेंजेस आना है। चेंज कुछ नहीं आएगा, डॉटेड लाइन आएंगी, पैरेलल रे ये रिफ्लेक्ट होकर यूं जाएगी। अपीयर्ड कहां से होगी? फोकस से। फोकस हमेशा पैरेलल रे के लिए डिफाइंड होता है, पैरेलल रे के लिए ही फोकस टर्म यूज होगा। दूसरा रूल इसका कॉन्वेक्स का, सिमिलरिटी देखते चलना भैया। वहां पे ये पोल है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये डॉटेड पाथ ये बताता है कि अगर पॉलिश ना होती मिरर पर तो ये लाइट रे ऐसे सीधे गई होती, बट पॉलिश ने क्या किया? जाने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने ही रास्ते पर लौटा दिया। सिमिलरिटी ये है कि ये भी रिटर्न करता है, ये भी करता है, बस इसमें एक्चुअली में जाती है, वहां एपियर्स पॉलिश की वजह से। शेप है ना ऐसी, बनावट ऐसी है कि पॉलिश क्रॉस नहीं हो सकती किसी में भी, लाइट रे कभी पॉलिश को क्रॉस नहीं कर पाएगी। और लास्ट रूल है बेटा, लास्ट यही फोकस वाला। देखिए फोकस की डायरेक्शन में आने वाली अगर पॉलिश ना होती तो ये लाइट रे बेटा कहाँ आती? फोकस पे आती, बट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। सिमिलरिटी देखिए, फाइनल आंसर दोनों के सेम है। जैसे इसमें फोकस से जाती है, वह फोकस से आती हुई अपीयर। सिमिलरिटी ये है कि फोकस इसमें भी है, फोकस सी वाले में भी देखिए
रिटर्न बैक सी से जाएगी तो रिटर्न बैक हो जाएगी, यहां भी रिटर्न बैक हुई है, बस सी पे पहुंच नहीं पाई, सी की डायरेक्शन में पॉलिश ने रोक दिया था उसे। जैसे हम मान लीजिए कोई ट्रेन है, बस है, सपोज ट्रेन मान लो कोई रेलवे ट्रैक पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो क्या बोलते कि पहुंचना तो चाहिए था इतने टाइम पर, बट पहुंच नहीं पाई क्योंकि बीच में कोई ट्रैक में प्रॉब्लम थी या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो वही बात यहां आई कि पॉलिश ना होती तो ये लाइट रे बिल्कुल वैसे ही गई होती जैसे वो गई थी, बट पॉलिश करना पड़ेगी, नहीं तो मिरर नहीं बनेगा, पॉलिश नहीं करेंगे तो मिरर नहीं बनेगा। तो अपने को कॉनकेव के बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कॉनकेव का फर्स्ट रूल ये है दोनों के लिए कॉमन चीज कि पैरेलल आती है तो पहले कॉनकेव के फ्लो में ले लो, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, सी से पास होती है तो रिटर्न बैक हो जाती है सेम पाथ। ध्यान ऐसे रखो, सी फॉर सीधा, सी से जाएगा तो सीधा लौट जाएगा। और थर्ड और लास्ट रूल कि फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यहां भी हुई। बस ये इसे वर्चुअल इमेज कहेंगे आज, अब हम लोग आगे चल के वर्चुअल इसलिए बोलेंगे डैश डैश है। फुल लाइन में अगर रिफ्लेक्शन के बाद कोई चीज फुल लाइन से अपीयर डायग्राम में तो रियल है, और अगर कहीं पर इस टाइप से है तो उसे वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, इमेज की लैंग्वेज में। अब मैं पहले लॉ लिखाऊंगा, फर्स्ट वाले की पहले लैंग्वेज होगी तब ये दो डायग्राम, सेकंड वाले की लैंग्वेज फिर ये दो, थर्ड की लैंग्वेज तब ये दो, ऐसे चलेंगे। चलो लिखना चालू करो राइटिंग में। फॉलोइंग आर में फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, अ रे, लिखो बेटा, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लिखो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, a ray parallel to principal axis, comma, after reflection from the mirror, either either actually meet MET, either actually meet the focus, लिखो either actually meet the focus, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखो इन कॉनकेव मिरर, ब्रैकेट में लिखिएगा इन कॉनकेव मिरर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर लिखो और इट appears to, ब्रैकेट के बाहर लिखो और इट appears to, हाँ दोबारा बोल देता हूं, एक्चुअली मीट द फोकस, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में लिखो इन कॉनकेव मिरर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर लिखो और OR करके रनिंग लैंग्वेज में लिखो और इट appears to, उसी लाइन में लिखते रहिए, और इट appears to come from the focus, it appears to come from the focus, it appears to come from the focus, ब्रैकेट के अंदर लिख लो इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। चलो अब रे डायग्राम आप बनाइए, इसमें 5 लाइन में बना लीजिए, 2 बनेंगे ऐसे, एक लेफ्ट और एक इधर, आमने सामने ही बनाने हैं, एक के नीचे एक मत बनाइएगा। चलो डायग्राम की ड्राइंग करो, जिसके पास डायरेक्टली फेयर पे नहीं हो पा रहा वो रफ पेज पे बनाए, पर डायग्राम हाथ से ही आप ड्राइंग पे लो।
ये लीजिए, ये इसकी जरा ड्राइंग पर ध्यान दीजिए, पॉलिश के पीछे तक फ्लो में ना गलती हो। एक स्केल मत हटाइएगा, जब ये लाइन ड्रॉ करो यहाँ तक फुल रखिएगा, पीछे उसी में डैश डैश करके। बार बार स्केल हटाओगे बेंड हो जाएगी रे। और आराम से बनाओ, लेकिन बनाओ उसको हाथ से। पॉलिश राइट हैंड साइड होगी, पॉलिश में मिस्टेक्स ना हो। जिस किसी का इस चैप्टर का फर्स्ट टर्न छूटा है, आज इवनिंग में आ जाना 5:10 पर, फेयर पर डायरेक्ट लिख लोगे, जिससे कर जरूर लो, फिर बीच में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इसमें तो आते रहिए, जिसको मेन बैच ये रखना है और जिसे इवनिंग का परमानेंट रखना है वो इवनिंग में शिफ्ट हो सकता है, फिर इसमें परेशान ना हो। पर जिसमें भी अगर इसमें रहना है तो वहाँ कवर कर लो, 3-4 दिन की बात है बस। रे डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाओ बेटा, पेंसिल यूज करो। अभी आज हैं, हाँ रफ पे ही पेंसिल अभी तो चला लो, लेकिन पेंसिल से प्रैक्टिस। कारण क्या है कि वो जो गलतियां होती है ना वो आ नहीं पाती। ऐसा मत सोचो रफ पे हम डॉट से बनाए, अरे यार बात कर रहे। अच्छा मैच करो जरा, लैंग्वेज मैच करो, क्या लिखी देखो इसकी लैंग्वेज। एक्चुअली मीट, फोकस में शुक्ला जी, बीच में बैग रखो, दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। हाँ तुम इधर खिसको और खिसक जाओ कॉर्नर पे। हाँ अब बोलोगे ना तो भन और तेज होगी, जिससे इसमें क्या आएगा, एक्चुअली मीट इसके लिए वर्ड आएगा, और एपियर्स किसके लिए आएगा। एपियर्स क्यों कहा, डैश डैश है भाई, दो मिरर हैं तो लैंग्वेज भी तो दोनों की लिखोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस इसे बोला जाता है। आपको लिखना है, राइटिंग में ले सकते हैं। ये जो सेंटर लाइन होती है, इसे हर मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, बीच में से लिख दीजिए आप। और लैंग्वेज जो ऊपर लिखी गई है इसकी हैंडराइटिंग में, जरा उसकी लैंग्वेज मैच कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पढ़ते समय फिगर को देखना है, लैंग्वेज वही देखो जो लिखा रखी है। एरोज लगाइए बेटा, रे डायग्राम लेते चलो जरा। तो पहला रूल समझ में आ गया कि जो लाइट रेज मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती है फोकस पर, कहाँ पर, कॉनकेव में। और एपियर्स टू मीट किस में होती है, कॉन्वेक्स में। एपियर्स इसलिए कहा कि ऐसा फील होगा कि मानो यहां मिल रही है ना। अगर मीट नहीं लिखना कम लिख दो, एक्चुअली पासेस थ्रू फोकस और एपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोकस से आती हुई महसूस होती है, डैश डैश है इसलिए। रियल में ये आ रही थी, पर यहां से जो ऑब्जर्वर देखेगा उसे ऐसा लगेगा मानो कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, जबकि एक्चुअली में वो पैरेलल है। नंबर 2, सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पे लिखो सेंटर वाले का रूल। अ रे ऑफ लाइट, सेकंड नंबर पे लिखो अ, कैपिटल ए लिखो। अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through, a ray of light passing through, a ray of light passing through center of curvature, a ray of light passing through center of curvature of a, center of curvature of a spherical mirror, center of curvature of a spherical mirror is reflected back, is reflected back, reflected back along the same path, reflected back along the same path, reflected back along the same path, full stop। चलिए रे डायग्राम फिर से नीचे ड्राइंग करो, वो दो मिरर बना दीजिए। चलो सेकंड वाले में बनाओ।
सेंटर सबसे अच्छा तरीका यही होता है सेंटर फाइंड करने का कि कॉर्नर से बिल्कुल जरा सा एक अंदाजे में बेटा बात सुना करें, बातें नहीं करें प्लीज, या जगह बदल लो, नहीं बन पा रही आपस में तो, है ना, भन भन करके पढ़ोगे बार बार, आपसे यार बोलते हैं मत करा करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेम पाथ पे जाएगी, और सेंटर की डायरेक्शन वही होगी जो इस टाइप से आपको दिखाई दे रही है। इस कभी भी सेंटर फाइंड करना है, स्केल एक रखो, भले ही लाइट रे नहीं खींचे हम, यहाँ पे मतलब ऐसे स्केल रखो कि यहाँ टच हो जाए, जिस जगह पे पॉइंट आएगा वही सेंटर होगा। वही काम यहाँ करना हमें इस वाले पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। बन गए 2 मिनट, ये भी बनाओ। पॉलिश के पीछे डॉटेड वाला लेना है, बनाओ। हर मिरर में राइट हैंड साइड पॉलिश होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल है कि पाथ पर, और डबल एरो लगेंगे इसमें, आते समय ऐसे और यहाँ पे ऐसे जाते समय। मिरर में बेटा पॉलिश का ध्यान रखिए, नहीं मिरर नहीं बनता, विदाउट पॉलिश मिरर नहीं होता। लास्ट रूल लिखेंगे थर्ड नंबर 3 पॉइंट। थर्ड नंबर पे लिखो, कौन सा वाला था बेटा, थर्ड वाले पे रूल कौन सा था थर्ड? पीछे है ही नहीं थर्ड, आप पन्ना पलट रहे हो, इसका मतलब दिमाग है ही नहीं यहाँ पे, है? एक, ये तो वही वाली हालत होगी, मैंने कहा थर्ड कौन सा, तुरंत पन्ना पलटा। एक हमारे यहाँ काम करने वाला आता, उसका लड़का था, उससे बहुत वो कहता, मजदूर था, तो कह रहा मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा वाला था, 12-13 साल का, आया होगा किसी दिन साइड में। मैंने उससे एकदम बोला, मैंने जा नीचे, वो गाय रेत खा रही है, बड़बड़ा कोई गया, मैंने भगा दियो जल्दी, सामान का नुकसान है। गाय का भी रेत खाती है, एब्सेंस ऑफ माइंड। थर्ड वाला रूल समझाया था, देखो इस आपसे बेटा इस सिर्फ 1 घंटे शांति से दे दिया करो पढ़ने का ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी हित में बात है वो। हमारा ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करना नहीं जानते, इग्नोर करते रहेंगे हमारा कुछ नहीं होता, आपको समझाते ही हैं, नहीं मानोगे पर इग्नोर तो होना ही है बाद में। पैरेलल, जल्दी सुनो, यहाँ पे बात नहीं करो। पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, दूसरा बोला था सेंटर से पास होगी तो रिटर्न बैक होगी सेम पाथ पे, और लास्ट रूल इसका उल्टा है कि अगर फोकस से पास हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल होगी। अब वो चाहे नीचे से पास होगी तो ऊपर पैरेलल जाएगी, ऊपर से पास होगी तो नीचे। लिखिए पहले थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर पे लिखो, पॉइंट नंबर 3, अ रे, लिखो अ रे इंसिडेंट, अ रे इंसिडेंट थ्रू, अ रे इंसिडेंट थ्रू, THROUGH, थ्रू, ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट के अंदर लिखें और टुवर्ड्स, देखो और टुवर्ड्स को ब्रैकेट में लो, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए और टुवर्ड्स, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखो द प्रिंसिपल फोकस, ब्रैकेट के बाहर लिखें द प्रिंसिपल फोकस, कॉमा लगाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to, after reflection it becomes parallel to principal axis, after reflection it becomes parallel to principal axis, it becomes parallel to principal axis, full stop। देखिए इसमें भी पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तब उसके बाद आपको ठीक से समझ आ जाएगा। वही 2 फिगर बनने हैं थर्ड में भी, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, इसलिए डायग्राम भी 2 बनेंगे, एक ये कॉनकेव और इधर कॉन्वेक्स।
इसमें कोई भी ऐसा डाउटफुल पार्ट लगे आपको या क्लियर ना हो, बस अच्छे से सुनो, फिर उसके बाद आपकी जो चर्चाएं हैं आपस की खूब कर लो। पढ़ते समय हम लोग जितना ठीक से सुनेंगे वो समझ सही आएगा। लीजिए भाई, फोकस से ये पास हो रही है लाइट रेज, ये फोकस है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ये लीजिए, ये रिफ्लेक्शन एरो देख के पता चलेगा कि फोकस की डायरेक्शन में आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सेंटर लाइन का नाम वही होता है। लिखो या मत लिखो, बस एक एक जगह लिख लिया करो कहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस ये है। दोनों फिगर्स की ड्राइंग कर लो। एरो छूट रहा है बेटा यहाँ पे, अब दूसरा वाला बनाओ। आते समय भी एरो लगना है, जाते समय भी। अब आप सिर्फ फ्लुएंसी में इतना याद रखो, बाकी एग्जैक्ट लैंग्वेज का कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि पैरेलल आती है, रे डायग्राम बस देखते जाओ, पूरी चीज़ आपके वहीं से वहीं आ जाएगी। समझिए, देखो ये पूरे फिगर्स हमारे सामने रखे हैं यहाँ पे कि पैरेलल अगर आती है तो फोकस से जाएगी, जल्दी देखो, सी से जाती है तो सीधा लौट जाती है, और फोकस से अगर पास होती है तो पैरेलल हो जाती है। इसमें भी रूल वही है, बस डैश वाले हैं, एपियर्स वाले हैं। ठीक है, नोट पॉइंट लिखो नीचे। एफ दिखा दिया इधर दूसरे वाले में, फोकस सेकंड फिगर में, यहाँ एफ दिखाओ, एफ कैपिटल एफ है, फोकस। चलिए लिखिए इसमें नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट लिख लीजिए फर्स्ट वाला। फॉर ड्राइंग, नोट नंबर 1 पे लिखो फॉर, एफ ओ आर, फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स, for drawing ray diagrams, any any two laws, TWO, for drawing ray diagram, any two laws, or all the three laws are used। कम से कम दो लगाना पड़ेंगे। For drawing the ray diagrams, any two laws or all the three laws are used। मतलब कंपलसरी कंडीशन कितने लॉ की है? 2 की। कम से कम 2 लॉ आपको लगाने हैं, या फिर तीनों लगा लो, पर 2 से काम हो जाता है। सेकंड नोट पॉइंट, एक लाइन का गैप दे दीजिए, नोट पॉइंट नंबर 2। सेकंड नोट पॉइंट में लिखो बेटा, when the rays of light, when the rays of light parallel to each other, when the rays of light parallel to each other, parallel to each other, but not parallel to each other, but not parallel to the, but not parallel to the principal axis, but not parallel to the principal axis, comma, incident on a spherical mirror, incident on a spherical mirror, incident on a spherical mirror,
पूरा सुन लीजिए दोबारा से। व्हेन द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर but not parallel to the principal axis comma incident on a spherical mirror comma after reflection incident on a spherical mirror लिखो, आगे बोल रहा हूँ सेंटेंस, spherical mirror comma after reflection they meet in focal plane FOCALPLANE। रुको जरा, क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, इसकी ड्राइंग नहीं करना जो मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर लाइट रेज एक्सिस के पैरेलल हैं तो सभी फोकस पर ही मिलेंगी। ध्यान से देखिए रूल को, कितनी भी रेज आ जाएं, सो मैनी रेज भी होंगी, वही एक ही जगह पे मिलनी है। लेकिन ये रूल्स तभी काम करेगा जब आने वाली इंसिडेंट रे इस एक्सिस के, जो एक्सिस है हमारा सेंटर लाइन, उसके कैसी हो, पैरेलल। अब क्वेश्चन उन्होंने ये दिया कि अगर एक्सिस के पैरेलल ना हो तो उसका जवाब यहां है कि अगर लाइट रेज आपस में तो पैरेलल हो, मैं ड्राइंग करके ही दिखाऊंगा तभी समझ आ पाएगी वो चीज। रे ऑप्टिक्स में डायग्राम कंपलसरी। देखो ध्यान से कि जो लाइट रेज आपस में तो पैरेलल हो ऐसे, लेकिन एक्सिस के पैरेलल नहीं, आप खुद देख पा रहे हैं ये लाइट रेज जो आ रही हैं एक दूसरे के तो पैरेलल हैं, लेकिन एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए ये रूल फेल हो जाएगा ये वाला। तो कौन सा होगा, फोकस से जो हम लाइन पास करेंगे फोकल प्लेन यहां पे आके नीचे मिलेंगे, डायरेक्शन वही रहेगी बट फोकस पॉइंट नहीं होगा। फोकस से जाने वाला जो एक लाइन है जिसे प्लेन कहते हैं यहां कहीं मिलेगी। आप ऐसे समझ लो पैरेलल है तो यहां, अब आप इसको ऊपर उठाओगे, इन रेज को ऊपर उठाओगे तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यहां कहीं मिलेंगी आके नीचे वाले पे। ड्राइंग कर रहे हैं, बनाइए इसको, ये वाले एक ही फिगर बनेगा, सिंगल फिगर है, सेंटर में ले लो, वो रखा हुआ है सामने। हाँ ये वाला बनाओ, एक ही फिगर बनेगा, बीच में बना दो। पॉलिश बेटा इमीडिएट करा करो सरफेस पर, बैक साइड। हाँ बीच में बना लो, एक ही फिगर है ना इसलिए बीच में बना सकते हो। दो होते हैं तब लेफ्ट राइट का हमें जरूरत होगी। डायग्राम को ध्यान से देख लो आप, जो उन्होंने बात बोली गई है इसकी ज़रूरत हमें इसमें पड़ेगी। जो टेलीस्कोप्स आएंगे, एक चैप्टर है आपके में, नाइन चैप्टर का ही पार्ट है सीओडी में से, वहाँ पर टेलीस्कोप बनेंगे, वहाँ इस कंसेप्ट का यूज़ होगा। रेज पर एरो लगाना है आते समय और जाते समय। अब देखो वो जो नोट पॉइंट है, अगर आप ध्यान से पढ़ पाओ, ये लिखा है कि जो रेज आपस में तो पैरेलल हों लेकिन एक्सिस के पैरेलल ना हों, तो वो फोकस पर ना मिलकर फोकस से होकर जो लाइन जाती है जिसका कि नेम पढ़ चुके हैं आप पीछे, फोकल प्लेन लिखा चुके हैं आपको, फोकल प्लेन पे मिलेंगी, इतनी सी बात है। और अगर एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो फोकस पे मिलेंगी, बट एक्सिस के पैरेलल ना हो आपस में। अब कोई कहे सर आपस में भी पैरेलल ना हो, एक्सिस पे भी ना हो, उसका कोई रूल नहीं है।
वो कहाँ मिलेंगी किसी को नहीं पता, बस रूल दो ही जगह हैं, या तो सभी सारी पैरेलल हो, रेज और एक्सिस, दूसरा ऑप्शन रेज पैरेलल हो एक्सिस के ना हो, तो यहां मिल जाएंगे। ठीक है, इसे फोकल प्लेन कहेंगे, लिख दीजिए आप इसे। वो नोट पॉइंट को देख लो, ऊपर जो लिखा रखा है इसी रे डायग्राम की लैंग्वेज है, सेकंड नोट पॉइंट। थोड़ा लैंग्वेज को जरूर चेक करा करो। चलिए अब लिखे हैं नीचे नोट, एक और नोट पॉइंट है, उसमें एक डायग्राम बनेगा कि कॉनकेव मिरर के सामने हम कितनी पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, एक ही फिगर है, सिंगल फिगर, नोट, कोई हेडिंग नहीं, आप नोट नंबर डाल दो, नेक्स्ट बनाओ। ये पोल रहेगा यहां, सेंटर कैसे डिसाइड करोगे, देखो वही पुराना टेक्निक, यहां से रख के अगर सीधी लाइन खींचे तो यहां कहीं आएगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट आपको बता चुका हूं बेटा, फोकस होता है, ये सेंटर है और इधर इन्फिनिटी, बना दो। सेंटर जो रहेगा वो लास्ट उसके ही उसमें, नोट पॉइंट नंबर नेक्स्ट में। देखिए अब इसमें पहले पोजीशन समझिए कि हम किस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसे हम देखते हैं, मान जिसको भी देखा जाता है, लिविंग नॉन लिविंग से कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसमें। अब ये बताओ कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, राइटिंग थोड़ा सा रोक लो, अब वैसा वाला पार्ट है थोड़ा। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है, अरे नीचे मत करो यार सर को, ये तो डायग्राम अभी मिटेगा नहीं, समझ तो लो। फर्स्ट कहाँ पोजीशन है, इन्फिनिटी। दूसरी बिटवीन में कहीं भी, एनीवेयर, बस कहाँ किस किस के बीच में, ये चलना कैसे वो सुनो, पॉइंट फिर बिटवीन फिर पॉइंट फिर बिटवीन, ये सीक्वेंस है। पहले पॉइंट हो गया, फिर बिटवीन में कहीं भी रख दो। अब थर्ड वाला क्या आएगा, एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ के बीच, फिर पॉइंट पे एफ, और लास्ट में है एफ एंड पी। 6 पोजीशन से ज़्यादा नहीं होती मैक्सिमम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने हम 6 पोजीशन में ही रख सकते हैं, नंबर ऑफ पोजीशन 6 है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा कैसे लिखते हैं हम इन सबको, जैसे मान लो मैंने बोला एट इन्फिनिटी, लिखना नहीं कुछ, एट इसलिए लगा रहे हैं सिंगल पॉइंट है, फिर बोलूँगा 2 के लिए क्या लगाऊंगा, बिटवीन, लिखो मत यार, यहाँ से देखो इन्फिनिटी एंड सी, आंसर की ट्रिक बता रहा हूँ अभी। फिर थर्ड पे क्या लिखोगे, एट, एट क्यों कहा, अकेला है, 2 होते हैं तो बिटवीन। फिर फोर्थ देखो पे आ गया, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, और लास्ट है बिटवीन एफ एंड पी। देखो 6 हो गई होंगी पोजीशन जितनी मैंने लिख के दिखाई है, 4, 5 और 6। इनमें से रे डायग्राम एक ड्राइंग करने आता है, वो कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम लोगों को। उन्होंने बोल दिया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी, ड्रॉ द रे डायग्राम। दिक्कत कहाँ आनी है कि इमेज कैसे बनेगी वो तो मैं दिखाऊंगा। अब ये एक 2 मार्क्स में तो ड्राइंग आती है और 1 मार्क्स में सीधे ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए क्या तरीका है कि पहले रे डायग्राम बनाए हैं और फिर बैठे हैं, तो वो तो गया कम से कम 2-3 मिनट का क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन माने 1 मिनट है मैक्सिमम बता रहे हैं भाई। उसका तरीका ही वही है कि भाई हम इसका आंसर कहाँ से दे दें, बताओ। कि इन्फिनिटी एंड सी है तो आप सिचुएटेड करोगे, रे डायग्राम खींचोगे तभी तो आंसर दोगे। जैसे कोई न्यूमेरिकल है मैथ्स में, उनके आंसर बताओ तो आप कहोगे सॉल्व तो करने दो भाई। तो ये रे डायग्राम बनाना भी तो सॉल्यूशन है, पर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये वाली ऑब्जेक्टिव के केस में। ऑब्जेक्टिव में अभी आपको एक तरीका बताते हैं कि हार्डली 2 सेकंड में आंसर है उसका, क्वेश्चन मिला नहीं कि आंसर निकला नहीं उसका। इसके लिए मैं डायग्राम भी बनवाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, रियलिटी भी देखेंगे कैसे बनते हैं, बट शॉर्टकट तरीका भी कि बिना डॉट पेन चलाए कोई कुछ भी पूछे अपन डायरेक्ट आंसर दे सकें। एक तरीका देखो इसके लिए रूल्स का। इन्फिनिटी का इमेज हमेशा फोकस पर बनता है ऑलवेज, और फोकस है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ध्यान से सुनना बात को, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो
और एक और है सी का सी पर, जैसे सी से जाती है तो सीधी लौट जाती थी। बस दो रूल्स ध्यान रखना है, टेंशन फ्री काम। ये किसकी पोजीशन है बेटा? अब देखो अभी ट्रिक का काम। ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेंगी वो आप खुद अभी आंसर दोगे। लैंग्वेज एज इट इज, सिर नीचे मत करना, देखते रहना। एट की जगह मैंने क्या लिखा? एट। बोलो कोड लगाओ, इन्फिनिटी का आ गया आंसर। हाँ भैया, लैंग्वेज एज इट इज, ध्यान से देखो, बिटवीन का बिटवीन लिखा। अब बताओ यहां रखो वैल्यू। इन्फिनिटी होती तो क्या लिखते? एफ। एंड की जगह एंड। सी का कहां बनेगा? अरे सी का सी। फिर थर्ड वाले पे लैंग्वेज तो वही एट, सी का फोर्थ पे आ जाओ, बिटवीन। बिटवीन का बिटवीन, सी का बोलो सी। एंड एफ का वैल्यू एफ। एफ का कहां जाएगा? इन्फिनिटी। सी एंड फिर एट, एफ आ गया। एफ आ गया तो आंसर इन्फिनिटी। अभी एक मिनट इसको रोके रहो। क्या 5 समझ आए? इसमें कुछ देर नहीं लग रही, देर उतनी लग रही जितना पूछने वाले को लग रही। और हमें सिर्फ ये इस चीज ये वाली कोडिंग में इन्फिनिटी का एफ के साथ रहेगा हमेशा। हम इसकी रियलिटी भी अभी ड्रॉ करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब मार्क्स हो तब तो समझ आती है कि हाँ भाई ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बना रहे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर कह रहे हो आंसर दो, क्योंकि उन्हें आदत मालूम है कि बिना रे डायग्राम बनाए आंसर यही आएंगे, बट रे डायग्राम बनने के बाद आते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से वो 1-1 मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब आपने लेके हर क्वेश्चन में 1 मिनट में 2 मिनट खर्च करे तो होते होते फाइनल पे कम से कम 3-4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। पेपर लेंदी हुआ तो आंसर आया, कैसे निकाला? अब बच रहे हैं अपन इस पे। पी का कोई रूल ही नहीं भाई, इसका तो बन जाएगा लेकिन एक पे थोड़ी रूल लगेगा। रूल लगेंगे तो दोनों पॉइंट्स पे लगेंगे। पी का कोई रूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें पी आ गया है तो पी मिरर में कहां होता है? पीछे, बिहाइंड द मिरर इंग्लिश में क्या बोलेंगे। लेकिन याद दिमाग में ऐसे ही रखो, कहना पी फॉर पीछे, कहना पी आ गया तो इमेज पीछे चली जाएगी। और पीछे कहां होता है? कहना बिहाइंड द। इंग्लिश लिखने में कौन सी जा रही, कौन सा अपन हिंदी लिख रहे, पर कुछ चीजें कोडिंग से बहुत फास्ट होती हैं। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी, इमेज फॉर्म्ड, कहना बिहाइंड द, क्योंकि पोल पीछे है कॉनकेव में, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? बिहाइंड द मिरर आ जाएगा। तो 6 सिचुएशन आ रही समझ में? कैसे लिखा हमने? एट इन्फिनिटी बोलो, फिर एट मत बोलो, इन दोनों बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। अब कोई और ये पूछ सकता है सर ओनली पी दिया होता तो, पोल पे ही ऑब्जेक्ट है तो बिहाइंड तब आएगा जब एफ और पी के बीच में है। ओनली पी है तो पी पर जो रेस जाएगी, देखो ऐसे देखना, ये पी है पोल, अब रेस अगर जाएगी तो उसी पाथ पे लौटेगी, तो पी का पी पे बनता है। लेकिन जब बिटवीन होती है, कहां बिटवीन? एफ और पी के बीच में। तो ऐसा आंसर मत देना कि इन्फिनिटी एंड पी, इन्फिनिटी इधर है और पी इधर है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहां जाएगा? बिहाइंड द मिरर। तो एक एक केस को अब हम रे डायग्राम के थ्रू भी लेंगे, और ये आपको अभी कोडिंग, ये जहां ये डायग्राम बना रखा है उसके साइड में पहले तो नंबरिंग करो इस पे, और साइड में ये बनाओ, ये ओनली ये वाला फिगर, ये कुछ नहीं। पहले तो डायग्राम ले लो, डायग्राम पे नंबरिंग थोड़ा ध्यान से करेंगे, एक पॉइंट का डायरेक्शन, फिर बिटवीन 6 नंबरिंग, साइड में कॉर्नर पे ये लो, कॉर्नर पे बेटा ये वाला बनाओ बॉक्स। थोड़ा वर्किंग पे कुछ लोग बहुत बेटा धीमे धीमे हाथ चलाते, थोड़ा वर्किंग पे फास्ट रहा करो। रे डायग्राम में वैसी स्पीड डाउन चलती है इनमें। इन्फिनिटी का एफ साइड में बना दिया, नंबरिंग ठीक से कर लेना है ना, और सी का सी। आ गया क्या समझ में भाई? अब नीचे इसी में ऐसे लिखें आप, एक कॉलम के फॉर्म में इस तरफ लिखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी में नीचे डायग्राम के नीचे। बेटा सुनो तो सही, हमारी सुनोगे तो समझ आएगा। पहले क्या आप लोग बात कर लेते हो फिर जगते हो, फिर कहते हो सर लिखो यहाँ पोजीशन, मेरे को ये कॉपी कराना नीचे इसलिए बोल रहा हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरफ लिखिएगा पोजीशन ऑफ इमेज।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां लिखें आप पोजीशन ऑफ इमेज। अब आंसर निकालो इनके, पहले तो ये लिख लो 6, एक के नीचे एक, पार्ट्स में बन जाएगी, कम स्पेस होगा तो पार्ट्स में ले लेंगे जगह। चलो बनाते चलो जी। एट इन्फिनिटी, वो तो डायग्राम देख के आप बना सकते हो, हालांकि ये कंडीशन है, क्वेश्चन लिख के देता है आपको एग्जाम में कि कहाँ चाहिए। पहले तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में 6 ले लो, एक के नीचे एक। वो रे डायग्राम से ही हम लोगों के आंसर्स आते चले जाएंगे। चलो अब आंसर से कोडिंग निकालो। देखो लैंग्वेज वही लिखना बेटा, नहीं ऐसे डायरेक्ट मत बोला, बोलने में भी हैबिट वही लाओ, है ना, विथ लैंग्वेज के। एट का एट, और इन्फिनिटी लिख गया यहाँ, देखो अगर इन्फिनिटी दिखे तो हमेशा ये लो लिखो एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारा फोकस पर बनेगा, ये आंसर है उसके। फिर यहाँ पे आओ, सेकंड में बोलो, बोला करो थोड़ा सा, क्या लिखूं लैंग्वेज में, बिटवीन। अब यहाँ पे लगाओ ट्रिक, इन्फिनिटी दिख गया एफ, अब लैंग्वेज फिर से वही, एंड की जगह एंड, और सी का तो सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी रखी हुई है तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगी, एफ और सी के बीच में। चलो थर्ड पे बताओ यार, बोलते नहीं यार, एट विथ लैंग्वेज के बोला करो, सी, एट का एट रहेगा, सी का सी। फोर्थ पे एट का को लिखोगे, एट तो बोलोगे नहीं, दो के लिए एट वर्ड आते नहीं, हाँ दो है ना, बिटवीन सी एंड। अब देखो एफ देखा, एफ दिख गया तो आंसर में क्या इंटरचेंज हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर क्या आएगा बोलो, एट, एफ दिखाई देता है, एफ, ये एफ है तो इन्फिनिटी में रिप्लेस होगा। अब पी पे आके रूल फेल हो रहा है, पी का रूल, तो यहां क्या लिखो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये तो सिर्फ एक आंसर निकालने का टेक्निक है, ताकि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं, वो इमीडिएट होते चले जाएं। अब लिखें क्वेश्चन, अब इनको रे डायग्राम के थ्रू बताएंगे आंसर आते हैं कि नहीं आते। लिखिए क्वेश्चन में, ये लिखें, एक्सप्लेन द, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द, न्यू क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट केसेस, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट केसेस, different cases of concave mirror, different cases of concave mirror for image formation, for image formation, comma, when object is placed in front of it, when object is placed in front of it। ये वाले केस हैं, ये जो भी बनाया ना, ये शॉर्टकट हम लोगों ने, ये यही तो केसेस होते हैं, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं कॉनकेव में। आंसर में लिखो, कोई हेडिंग मत लो, आंसर में लिखो, फॉलोइंग केसेस आर, आंसर में लिखिएगा फॉलोइंग केसेस आर। अब नंबर 1 हेडिंग बना दो, या ऐसे करो, केस 1, चलो यहां ले लेते हैं, ऐसे लिखो, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी ठीक आएगा, ऐसे ले लो, केस 1 हमने लिखा ना, फॉलोइंग केसेस आर। केस 1 में हेडिंग यहीं पे देख के करो बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, when object is placed, heading बनाओ, object is placed at infinity, कर दिया। अच्छा अब सुनो, रे डायग्राम बनना है, इसमें ओनली कॉनकेव की बात हो रही है। या अब पहले देखो, सेंटर में एक ही फिगर बनेगा तो 5 लाइन में मिरर बनाओ, करो शुरू, बीच में बना लो क्योंकि एक ही फिगर बनना है।
चलो बैक साइड में ना पॉलिश तुरंत उसके करा करो ताकि मिरर बन सके। अच्छा अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, कौन सी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ये बताओ। इन्फिनिटी पहले होता क्या है? सिंबल ने मत बोलना कि ऐसा बनता है, लेटा आठ होता है और खड़ा आठ होता है। इन्फिनिटी किसे कहते हैं? एक कहेगा एनडी को कहते हैं, नॉट डिफाइंड को। हाँ, शुक्ला जी यहाँ कर रहे हैं। देखिए अलग अलग से, नॉट इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसे मैथ्स की लैंग्वेज में आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। जैसे 1090 है, कई जगह आपको इन्फिनिटी का साइन बनेगा, कई जगह एनडी लिखा रहता है, नॉट डिफाइंड। पर मतलब है क्या चीज? कुछ भी नहीं है। जहां आसानी से ना पहुंच सकें, जो अनअप्रोचेबल चीज है, वो इन्फिनिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ फॉर पब्लिक इज इन्फिनिटी। आसानी ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे के लिए अपन तुरंत पहुंच गए। जो वेरी लार्ज डिस्टेंस होते हैं वो इन्फिनिटी है। हमारे लिए जितना स्पेस है, स्टार, मून, सन, ये अर्थ के कंपेयर में कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी कोई रियल नहीं है। मान लो कोई रॉकेट से एस्ट्रोनॉट से वहां पहुंच गया मून पे, फिर कोई बोला है इन्फिनिटी आ गई क्या? कहना अभी भी नहीं आई। मून पे खड़ा होकर फिर देखेगा, कहेगा अच्छा वो इन्फिनिटी है। मतलब एंडलेस है ये। इसे हमेशा दो पॉइंटों के बीच में ही कंपेयर कर पाओगे। अर्थ के रिस्पेक्ट में मून इन्फिनिटी है और मून के रिस्पेक्ट में अर्थ इन्फिनिटी है, पर रियल में मून इन्फिनिटी का पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट नहीं है कि हमने, मतलब कोई जैसे प्लेस नहीं होता, कोई व्हीकल से गए, उन्हें कहाँ पहुंच गए, उन्हें साहब मुरैना पहुंच गए या फलानी जगह झांसी रोड पे पहुंच गए। एट ए प्लेस नहीं है। मैंने मून कोई इन्फिनिटी नहीं लिखा कि मून पे कोई पैर रख गया इन्फिनिटी पे आ गया। इन्फिनिटी कोई टर्म है ही नहीं। इन्फिनिटी हर उन चीज़ों के लिए कहेंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। ऑल स्पेस की चीज़ें, जितने भी स्पेस की चीज़ें हैं। अब एरोप्लेन उड़ता है अर्थ से, हमारे लिए इन्फिनिटी है, क्योंकि हम कितना भी रनिंग और छलांग मार लें नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसी चीज़ों के लिए टर्म समझने की कोशिश करें कि इन्फिनिटी होता क्या है। इन्फिनिटी रियल में कोई चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ हमारे लिए, मतलब हम आसानी से उस चीज़ को अचीव ना कर पाएँ, खासकर डिस्टेंस के मामले में, वो चीज़ क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी कहलाएगी। अब मान लो किसी को पैदल चलने की आदत नहीं है, सपोज मैक्सिमम 1 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, उसके बाद तो बैठ जाएगा, मैं नहीं चलूंगा। उससे कहो कि भाई साहब आप तो 50 किलोमीटर चलो, वो कहोगे हैं 50, मर जाऊंगा मैं, मेरे बस का काम नहीं है। दैट इज, उसके लिए वो डिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी हो। लेकिन क्या ये डिस्टेंस हर किसी के लिए इन्फिनिटी नहीं है? 50 किलोमीटर क्या कोई ट्रैवल नहीं करते? जो लोग पैदल चलते हैं वो कर सकते हैं, बट उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो डिस्टेंस इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर हम लोगों के लिए जो वेरी लार्ज डिस्टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। प्रैक्टिकली सन, स्टार, मतलब जितनी चीज़ें स्पेस में हैं, आकाश में लटकी हुई हैं सब, चाहे वो स्टार्स हों, प्लानेट हों, एस्टेरॉयड हों, हवा में जो चीज़ें बहुत डिस्टेंस पर हैं नेचर में, कहना वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। तो अब कल वो पूछें कि सन कहना इन्फिनिटी पे, मून कहना इन्फिनिटी, क्योंकि देख तो अर्थ से ही रहे हो। नॉर्मली हम लोग अर्थ से ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो जब भी सन, स्टार, मून इनकी बात आएगी तो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी की एक खास बात और है, वहां से जो लाइट सोर्स होंगे, जैसे सन, स्टार, यहां से वहां से रे पैरेलल आती हैं। ऐसा एज्यूम करते हैं कि रेज पैरेलल आ रही हैं। क्यों? अगर मान लो रेज ऊपर से आ रही हैं, देखिए ध्यान से, और यहां पे अपन ऐसे देखो, ये डिस्टेंस हमारा मान लो ये है, इन्फिनिटी है, सरफेस है हमारे लिए। अगर डाइवर्जेंट रे होती तो क्या होता? सुनना जरा ध्यान से पॉसिबिलिटी। ये सोर्स है, सन है हमारा, मान लो डाइवर्जेंट होती, यहां तो पहुंच ही नहीं पाती। अगर कन्वर्जेंट होती तो सन से एक बीच में ही कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिल जाती। पैरेलल रे ही ऐसी होती हैं जो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं, पैरेलल चलती चली जाएंगी। तो सन, स्टार्स या रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मून, ये जितने, अगर लाइट सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर है तो हम वहां से पैरेलल रे को एज्यूम करेंगे। मतलब हमारा सोर्स इन्फिनिटी पर है तो उसकी खास पहचान है कि वहां से लाइट रेज को हम कैसे लेंगे? पैरेलल। ये अंडरस्टूड चीज है। यहां का मतलब है एट इन्फिनिटी। सोर्स नहीं दिखाते, सिर्फ वहां से क्या इंडिकेशन देते हैं कि लाइट रे कैसी चली आ रही है? पैरेलल। अदर इन्फिनिटी का केस आप छोड़ दें, बाकी सभी के लिए एक ऑब्जेक्ट का सिंबल ये होता है, एक स्ट्रेट लाइन विथ एरो।
एक प्रेजेंटेशन सिंबल, इसका मतलब है यहां कुछ भी हो सकता है, एक डॉट हो सकती, कोई ट्री हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती, सो मेनी पॉसिबिलिटी, ओनली इंडिकेशन। बट ये जब ये यही इन्फिनिटी पे होगा तो सही, बट इन्फिनिटी को हम देख नहीं सकते। जैसे स्टार हमें छोटे दिखते हैं, अब स्टार रियल में छोटे थोड़े ही हैं, सन के भी दादा है वो, पापा तो छोड़ जाओ तुम। स्टार को सन कहीं नहीं लगता साइज में, और ना साइज में ना टेम्परेचर में। गर्मी भी इतनी ज्यादा है स्टार्स की, सन तो कुछ भी नहीं है। सन को तो अपन ये मान लो अपने अर्थ के लिए कि अगर स्टार से कंपेयर कर रहे होते तो वो कूलर है, कूलर है नहीं, कंपेयर में बोल रहे हैं। तो हीटर की तो बात ही मत पूछो कि हीटर क्या कर लेगा। अभी मई जून एक मंथ और रुक जाओ, नेक्स्ट मंथ में वो कूलर बताएगा अपने को, जो सन बैठा हुआ है, कि कूलर क्या होता है, जो है ना, कूलर ही फेल हो जाते उसके सामने। बट साइंटिस्ट लोगों का कहना यह है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्स टेम्परेचर ऑफ सन इज वेरी लोअर, इसलिए टेम्परेचर स्टार के कंपेयर में कम है, इसलिए वो कहते हैं कि ये तो ठंडा है। लेकिन प्रैक्टिकली वो कूल नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, हालत खराब कर देता हमारी। अब इसमें स्टार के केस में क्या है, अभी कई लोगों के जो नए बैठे हैं उनके मन में आ रही होगी कि आज ऐसी बात करें कि स्टार, और वो भी ठंडा, वो सॉरी गर्म। स्टार तो कूल कूल होते हैं। आमिर खान कह गए तारे जमीन पर, है ना, हीरो हाल डायलॉग मार देता, तारे तोड़ लाऊंगा मैं, तो कहना गर्म कहां से हो सकता है। एक्चुअली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्टार्स का डिस्टेंस इतना बड़ा ज्यादा है कि वहां से आते आते हीटिंग इफेक्ट समझ नहीं आता। इसको आप ऐसे समझो कि कोई विंटर सीजन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, एक हीटर है, आप उस हीटर से बहुत दूरी पे बैठे हो रूम के बाहर, फिर कहो साहब वो हीटर की गर्मी नहीं आ रही, समझिए आप उस चीज को, तो हम क्या कहेंगे कि आप हीटर के पास ही नहीं है। बस वही केस हो गया है कि सन पास में है कंपेरिजन टू स्टार, इसलिए सन का हीटिंग इफेक्ट हमें समझ आ जाता है। और स्टार इतना दूरी पे पहुंच चुका है कि वहां से जो रेज आती हैं उनका हीटिंग इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर ही ज्यादा है आते आते। इस वजह से लोगों की जो धारणाएं हैं, विचार हैं, वो कहते हैं स्टार कूल होते हैं, स्टार ठंडे होते हैं। स्टार ठंडे नहीं होते, स्टार का टेम्परेचर सन से भी ज्यादा है, बस वो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये है। और लाइट उनकी खुद की होती है, बस फर्क इतना सा है कि सनलाइट के सामने उनकी लाइट डे टाइम में अपीयर नहीं हो पाती, दिन में इसीलिए दिखाई नहीं देते कि सन की रोशनी इतनी तेज है कि उसमें छिप जाते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर दिन के समय गाड़ी की लाइट जल रही हो रोड पे, तो हमारे अपनी गाड़ी की लाइट समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि सन की रोशनी इतनी तेज है कि भले ही लाइट खुली रह जाए, नए व्हीकल्स में तो कंटिन्यू ऑन है वो लाइट, लेकिन फिर भी हमें रोड पे समझ नहीं आएगी। और वही लाइट नाइट में आप देख लो, अपने को उजाले का काम करती है, अपने को गाड़ी का रास्ता दिखवाती है, क्योंकि वहां नाइट में सन की रोशनी नहीं होती। कहने का मतलब है कि सब रिलेटिव वैल्यूज होती हैं, अगर एक वैल्यू बहुत हाई है तो दूसरी वाली उसमें दब जाती है, और अगर एक लो है तो दूसरी इफेक्टिव है। तो सन, स्टार वगैरह जितने इन्फिनिटी पर हैं उनका कोडवर्ड क्या है, पैरेलल रे। और दिखा क्यों नहीं पाते कि डिस्टेंस इतना, अब ये इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लीजिए मून पे ले जाकर रख दें, या एस्ट्रोनॉट कोई पहुंच जाए और वहां से कोई फोन पे बात कर रहा हो कि देखो मेरे पास डॉट है, आपको दिख रही कि टाटा बाय बाय दिख रहा, क्या अपन कहें कहां से दिख रहा, मून दिख रहा है जरा सा। और मून भी इतना छोटा है, वो इतना थोड़ा ये छोटा है, जो बॉल जैसा आपको छोटा सा दिखता है। अपन खुद सोचो, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, उसके अंदर सरफेस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनकी सिर्फ हमें शेडो दिखाई देती है। जो मून पर ब्लैक ब्लैक नहीं दिखता, वो ब्लैक नहीं है कुछ भी, सिर्फ मून की खुद की लाइट नहीं है, पहली बात तो सनरेज पड़ती हैं, पर उसमें क्रेटर्स जो होते हैं, गड्ढे इतने गहरे हैं कि वहां लाइट नहीं जा पाती, तो यहां से देखने पर वो लाइट नहीं पहुंच पाती, तो एब्सेंस ऑफ लाइट वो ब्लैक है। इसलिए लोग कहते हैं कि चांद पर दाग हैं, धब्बे हैं, कुछ नहीं है दाग धब्बे, उसका सैटेलाइट फोटो आप देखिए, इतने हैवी गड्ढे हैं कि मकान तो कहीं नहीं लग रहा, बहुत गहराई के गड्ढे पड़े हैं। और गड्ढे क्यों हो गए, जो एस्टेरॉइड गिरते हैं ना ऊपर से, मून की सरफेस पे आया एकदम अटैक कर दिया, जैसे अपने कोई सॉफ्ट चीज सरफेस है, हमने ऊपर से हैवी पत्थर गिराया तो गड्ढा बन जाएगा जमीन में, तो वहां बहुत वजनदार चीजें उस पर हिट हुई हैं, टकराई हैं, उनसे उसमें गड्ढे बन चुके हैं। तो वो गड्ढों में सनलाइट नहीं पहुंच पाती, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इस वजह से वो शेडो हमें दूर से दिखती है। बट यहां से किसी को आज तक गड्ढा नहीं दिखा कि हम यहां से खड़े हो गए अपन देख लें सन पे कोई गड्ढा है या कुछ। कहने का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर पहुंचेगा तो साइज छोटा होगा। जैसे एरोप्लेन लाइव एग्जांपल है इसका, कि वहीं एयरपोर्ट पे इतना बड़ा साइज का होता है कि अपन नीचे खड़े हो जाए तो अपने गर्दन यूं हो जाएगी, तब ऊपर देख पाओगे। और वही एरोप्लेन जब एल्टीट्यूड पे पहुंचता है, ऊंचाई पे पहुंचता है, तो ऐसा लगता है कि छोटा है, हाथ में पकड़ना है। मतलब डिस्टेंस बढ़ने से साइज क्या होंगे, छोटे होंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे ले गए, ये तो छोड़ा पॉइंट भी ना दिखेगा इसका,
क्यों? क्योंकि साइज पहले से क्या है, छोटा। जिनके लार्ज साइज हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, वो तो जरा जरा से दिख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कोडिंग यूज की कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो हम उसके लिए क्या कोडवर्ड यूज करेंगे, रेस को पैरेलल दिखा देंगे, मतलब आ जाएगा कि कहां पर है, ये है। चलिए बनाइए, ड्राइंग करो, लिखो इसमें पैरेलल रे। इन्फिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल आती, कुछ बात टॉप पे लिखना हुआ करे बेटा, लिख लिया करो कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटीज आर पैरेलल। बातें नहीं करें प्लीज। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटीज आर पैरेलल। अभी डायग्राम बना नहीं है, रूल्स फॉलो होंगे वो 3 आज जो पढ़े थे आपने। पैरेलल का क्या रूल था, पैरेलल देख लो, नहीं याद ना हो तो, पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, बस वही रूल अप्लाई करना है। दोनों रेज पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास आउट होंगी, फोकस से। बस जहाँ से पास होंगी वही इमेज है, ये बन गई इमेज आपकी। जहाँ पर दो लाइट रेज आपस में मिलती हैं, मीट करती हैं, उसी को फोकस कहेंगे। इसका नाम होगा एफ, फोकस। अच्छा, कोडिंग से आंसर निकालो, क्या सेटिस्फाइड हुआ? इन्फिनिटी है तो कहां बनना चाहिए, बन भी रहा है। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने पर, अगर कोई गलती होगी आपसे तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि हमसे गलती हो गई। लेकिन अगर कोड नहीं मालूम तो आपको पता ही नहीं चलेगा गलत हुआ कि सही हुआ। जैसे किसी क्वेश्चन का मैथ्स में आंसर पहले से पता है, आप पूरी ताकत बढ़ा दोगे जुगाड़ करके कि आंसर सेटिस्फाइड हो जाए। एक बार को चेकर ही चकरा जाए कि करा क्या है इन्होंने, कि मतलब आंसर सही आ रहा है, क्योंकि आंसर श्योर है। तो यहां तो मालूम है ना, इन्फिनिटी है तो फोकस है, और रूल्स फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो हुआ वो मैं साइड में लिखूंगा क्रॉस करके समझने के लिए। रूल 1, मतलब इसमें फर्स्ट नंबर रूल ओबे हुआ है। बाद में नहीं देना है बेटा, ये क्रॉस लगा रखा, अभी लिख लो कि ये रे डायग्राम बनाते समय हम रूल नंबर 1 का यूज करेंगे, जो पीछे 3 लिखे रखे हैं कि पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, सी से जाती है तो सीधी लौट जाती है। अब अभी इन्फिनिटी से सभी रेज पैरेलल आती हैं, इसलिए ओनली फर्स्ट रूल यूज हुआ। इनफाइनाइट से ऑल रेज पैरेलल है। इस बात को टॉप पे लिखना हो तो लिख लेना कि द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटीज आर पैरेलल, ताकि बाद में याद बना रहे आपको। एरो लगा दिए, लास्ट इसमें इसी में लिखो कंक्लूजन, ताकि ये तो खत्म हो जाए, फिर फ्री कर रहे हैं आपको। लिखो इसी में नीचे हेडिंग बनाओ, रे डायग्राम के नीचे कंक्लूजन। कंक्लूजन्स इसी के बेसिस पे लिखे जाते हैं। कंक्लूजन्स में बेटा 4 पॉइंट्स आएंगे ऐसे। ए में लिखो पहले हेडिंग कंक्लूजन, अब नीचे स्मॉल ए में हेडिंग लिखो, 4 हेडिंग ले लो। पहले लिखो पोजीशन ऑफ इमेज, कंक्लूजन में ये यहां से देख के लिख लो, पोजीशन ऑफ इमेज, ये लो बी पार्ट इसका, पहले हेडिंग ले लो फिर आंसर फिल करेंगे। बी में लिखो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और सी में लिख दो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ। ये 3 चीजें हम हमेशा कंक्लूजन में लिखेंगे। अब आइए, पोजीशन रे डायग्राम से निकलेगी या कोडिंग से आ जाएगी? इन्फिनिटी है तो कहां पोजीशन है, माने पोजीशन मतलब जगह, किस जगह पर बनेगा, तो एट, तो पोजीशन ऑफ इमेज में लिख दीजिए एट फोकस। लिखो एट फोकस। अच्छा, ये सब बात आपको यहां दिखेंगी भी, लेकिन नहीं भी रे डायग्राम नहीं भी बनाओगे वो आंसर हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। पर रे डायग्राम से बहुत क्लियरिटी है। साइज ऑफ इमेज बता बेटा, साइज यहां देख, पॉइंट साइज, या एक और वर्ड है हाईली डिमिनाइज्ड। जैसे कहते हो बल्ब डिम हो गया, रोशनी उसकी बहुत धीमी धीमी हो गई। तो जब पॉइंट साइज के 2 नाम होते हैं, मैं दोनों लिखाई देता हूं, लिख लीजिए आप, पॉइंट साइज और एक नाम और है, दोनों सक्सेस हैं लैंग्वेज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनाइज्ड। बातें मत करो बेटा, हाईली HIGHLY, फिर डिमिनाइज्ड DIMINISHED, DIMINISHED। एक ही बात होती है, कोई एक टर्म यूज कर लो, या तो पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनाइज्ड। इसका मतलब हिंदी में होता है बहुत ज्यादा छोटा,
हाईली डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड मतलब छोटा, हाईली माने बहुत, बहुत छोटे के लिए टर्म है, जैसे पॉइंट साइज कहते हो उसी का एक टर्म है। अब नेचर ऑफ इमेज में लिखो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, रेज कैसी आ रही हैं, रियल। इन्वर्टेड आप इसलिए नहीं देख पा रहे कि अभी ये गोल है, स्फेरिकल है। अब ओ का आप अपोजिट करोगे तो उल्टा ओ ही दिखेगा। जैसे मैं बताऊं इन्वर्टेड इमेज का मीन्स, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इन्वर्टेड इमेज ये होगी। इन्वर्ट का मतलब है वाई एक्सिस पलट जाना, जैसे ये टॉप एरो है बॉटम है तो इमेज में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम लोग ये खड़े हैं, हम लोगों का रियल इमेज कैसे दिखेगा, किसी मिरर में अगर रियल है तो सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे कोई आसन लगाए हुए खड़ा है, खड़ा सीधा है। अगर रियल इमेज बनी तो रियल इमेज का मतलब इन्वर्टेड बनेगी, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। याद ऐसे रखो कि जो चीज अपने लोगों से प्रैक्टिकली कोई रियल कहे तो वो आपको उल्टा समझ आता है। किसी ने सही बात कही, रियल बात कही कि क्यों तुम फालतू मक्कारी मारते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, कहोगे बहुत ही बर्बाद व्यक्ति। रियल, रियल सुनने का धर्म नहीं बचा जो को। रियल हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, रियल इमेज इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, केस सेकंड कल करेंगे, इसका केस सेकंड वाला पार्ट है। किसी का फर्स्ट लेक्चर छूटा हो, चैप्टर की शुरुआत छूटी हो, आज से ज्वाइन कर लो भैया शाम वाले बैच में।